क्या है ये जीरोथ लॉ? सपोज करें कि ये हमारे पास एक बाउंड्री है जो कि आप समझ सकते हैं कि एडियाबैटिक बाउंड्री है। तो एडियाबैटिक बाउंड्री को हम डबल वॉल से बनाते हैं। एडियाबैटिक बाउंड्री, और यहां पर ये है हमारी डायाथर्मिक बाउंड्री। ये है एडियाबैटिक बाउंड्री। अब यहां पर भी एक एडियाबैटिक बाउंड्री ही है। वी ऑल्सो हैव एन एडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है बच्चों, तो अब जरा समझिए कि अगर हमारे पास यहां पर एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ए है और यहां पर एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सी है, सो बिकॉज ऑफ इट इज डायथर्मिक देन हीट कैन गो फ्रॉम ए टू सी एंड इट कैन ऑल्सो गो फ्रॉम सी टू ए, राइट। बट इमेजिन करो कि हीट का कोई ट्रांसपोर्टेशन ए से सी में और सी से ए में नहीं हो रहा है। जस्ट इमेजिन। तो अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग विच इज कॉमन बिटवीन ए एंड सी, राइट। सपोज दैट दिस इज अ thermodynamic system B and there is no transportation of heat between B and C also. So what does zeroth law of thermodynamics says? This law says that if two thermodynamic systems A and B are such that they are separately in thermal equilibrium with the thermodynamic system C, right, then they are also in thermal equilibrium with each other. कुछ समझे आप? दोबारा सुन लीजिएगा। अगर A और B कोई दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं और इस तरह से हैं कि A और B में A और B का C से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है, यानी A और B दोनों सेपरेटली C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब ये है कि A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ज़रा सुनिए कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अगर ए और सी में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कुछ तो ऐसा है जो ए और सी में कॉमन है। बी और सी में भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो बी और सी में भी वही प्रॉपर्टी कॉमन है। तो इसका मतलब वो ए और बी में कॉमन हो गए अपने आप ही, क्योंकि वो ए और सी की सेम है, बी और सी की सेम है, तो ए और बी की सेम हो गई। तो कौन सी वो क्वांटिटी है जो जिम्मेदार है हीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हीट के एक्सचेंज के लिए? एंड दैट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। कुछ समझे बच्चों? तो लॉ ये कहता है कि अगर हम इस बाउंड्री को हटाएं और यहां पर लगाएं, हम ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम लगाएं एक एडियाबैटिक बाउंड्री, तो सी का तो मतलब ही नहीं रहा, सी तो आइसोलेट हो गया। और अगर हम ए और बी को सेपरेट करें एक डायाथर्मिक बाउंड्री से, ठीक है बच्चों, तो हम ये पाएंगे कि ए और बी में भी कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये है हमारा जीरोथ लॉ। तो आप कहेंगे कि सर जीरोथ लॉ बेसिकली करता क्या है, क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है जीरोथ लॉ की? तो बच्चों जीरोथ लॉ सिग्निफाइज टेम्परेचर, इट डिफाइंस टेम्परेचर। ये हमें बताता है कि टेम्परेचर ही वो फिजिकल क्वांटिटी है जो रेस्पॉन्सिबल है दो बॉडीज में हीट एक्सचेंज के लिए, प्रोवाइडेड दे आर सेपरेटेड बाय डायथर्मिक बाउंड्री। आई होप आप समझ गए, राइट। तो बच्चों एक और पॉइंट, असल में जो जीरोथ लॉ है वो डिस्कवर हुआ था सेकेंड लॉ के बाद। फर्स्ट लॉ डिस्कवर्ड, देन सेकेंड लॉ एंड देन दिस लॉ जीरोथ लॉ। तो कायदे से इसका जो नाम होना चाहिए था वो थर्ड लॉ होना चाहिए था, बट इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया क्योंकि फर्स्ट लॉ डिफाइंस इंटरनल एनर्जी,
second law defines entropy, but this law defines temperature, which is a fundamental physical quantity in SI system, which is more basic. So this law defines a quantity which is more basic than entropy and then internal energy. So its name should be before the first and second law. तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इसका नाम हम रख देते हैं जीरोथ लॉ। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? ओके, गुड। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट? आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब थोड़ा सा एक्चुअली फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और वो ये था कि इफ क्यू हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम विच परफॉर्म्स डब्ल्यू वर्क, then the change in internal energy is given as Q minus W. So Q is the heat and W is work done by the system. And delta U is change in internal energy. So let us not waste much time on it. ठीक है? तो अगर हमने मान लीजिए कि किसी सिस्टम को Q हीट दी है, मान लीजिए 100 जूल हमने एनर्जी दी है और उसने 75 जूल वर्क कर दिया है, तो जो डेल्टा U है वो है 25। इसको मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ कि ये जो 100 है इट इज़ लाइक इनकमिंग एनर्जी, W इज़ द एक्सपेंडिचर एंड डेल्टा U इज़ द चेंज इन बैंक बैलेंस। अब U उसकी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, तो सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर रहती है। डेल्टा U पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्टम में मान लो आपने 100 जूल एनर्जी दी और सिस्टम ने 200 जूल वर्क कर दिया, तो डेल्टा U आ जाएगा -100। इसका मतलब बैंक बैलेंस 100 अमाउंट से कम हो गया, यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 100 जूल कम हो गई। तो आई होप आप समझ सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि यहाँ पे W है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन W विल बी नेगेटिव, तो ये Q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा U। तो उस केस में अगर आप हीट दे रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, राइट? समझ रहे? ओके। तो होपफुली आप यहाँ तक समझ गए, राइट? तो चलिए